पहुंच न जाए। और खजाना करामात का जान के जरिया है बख्शिश बनाते हैं लोग। यकीनी बनाने किसी बात को कसम बारहा इसकी खाते हैं लोग। और गुजर हो गरीबों की नगरी से तो तलावत की लय सुनते जाते हैं लोग। कोठियों के पास इसकी आवाज नहीं है। मोबाइल के राजों न्याजों में गुम, हाँ ये अपडेट हो, मोबाइल के राजों न्याजों में गुम समझते इसे हिचकिचाते हैं लोग। जिताने को कुरान से दोस्ती इसे चूम के दिल लुभाते हैं लोग। नहीं करते तफहीम इसकी मगर दिमागों में रखने रटाते हैं लोग। दिखा के फ्रेमों में चंद आयतें रिहाइश कदों में सजाते हैं लोग। और अजीजों की ताज़ियतों के लिए तलावत को हुफ़ाज़ बुलाते हैं लोग। नहीं छेड़ते जिंदगी में भरा मगर मकबरों पर लिखाते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे अगले मेहमान हैं मुहतरम उस्मान आकाश साहब, नायब क़य्यम जमात इस्लामी पंजाब शुमाली। इनका मौजू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तदरीस और तरबियत। मैं मोहतरम उस्मान आकाश साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और कश्मीर भर से आए हुए अरकान से इस मौजू पर गुफ्तगू करें। मोहतरम उस्मान आकाश साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लगता ठंड ज़्यादा लगी है या ठंडे हो बैठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद के लिए या टीचर के लिए या मेंटोर के लिए या मुखातिब होने वाले के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मुजर्रब जो है वो नुस्खा होता है उसे मुतहर्रिक करने का, उसे एक्सटेंसिव किस्म की परफॉर्मेंस देने का, तो यही होता है कि आगे से रिस्पॉन्स कैसा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। निहायत ही काबिल सदर एहतराम मोहतरम नसाइब साहिब, सदर तंजीम असाद जम्मू कश्मीर मोहतरम जमील साहिब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर ज़िम्मेदारान तंजीम असादा, मजलिस में मौजूद बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और नौजवान साथियों। मौजू नबी रहमत का तरीक़ा तदरीस क्या था और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदरीस और तरबियत के कौन से रमूज़ और कौन से औक़ाफ़ और कौन से राज़ इख्तियार किए कि जिसके नतीजे में ऐसे नफूस पैदा हुए कि जिन्होंने पूरी दुनिया के लबो लहजे को बदल दिया और बिल्कुल जीने की एक नई तरह डाली, तहज़ीब को एक नई जहत बख्शी, तमद्दुन को नए अंदाज से आश्कार किया। ये मौजू है हमारा आज का। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है, हमारी तकरीर नहीं होगी, गपशप होगी और हो सकता है कई चीज़ों से आपको बहुत शदीद इख्तिलाफ और होना भी चाहिए। हम तंजीम असातिज़ा हैं और एक बहुत सोची समझी और बहुत सोच विचार के बाद तश्कील दी जाने वाली सोसाइटी और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे तहरीक इस्लामी ने एक ख़ास मकसद के लिए तरतीब दिया है। तो लामहला वो क्या है, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तलिया की। तो अगर हम इस फैमिली में बैठे हुए आपस में नहीं गौर फौज करेंगे तो कब करेंगे, कौन करेगा, कहाँ करेगा। और इसका ये मतलब ही नहीं है कि इतना रूड हो जाया जाए, इतना खुश्क हो जाया जाए और इतना बेमुरव्वत हो जाया जाए
कि तनकीद के नाम के ऊपर, इस्लाह के नाम के ऊपर तनकीद के ऐसे निश्तर बरसाए जाएं कि जो तनकीद या जो इस्लाह के हवाले हैं या जो एक नुक्ता नज़र बयान किया जाएगा वो कतन जिम्मेदारान के हवाले से नहीं, वो हम सब के हवाले से। वो ये नहीं है कि जो मौजूदा जिम्मेदारों के हवाले से नहीं है, इस हवाले से कि तंजीम असातिज़ा को और हम सब को तालीम की उन बुनियादी जिहतों के ऊपर सोचने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उम्मीद है आप लोग, बल्कि इससे भी पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मेरे पास 35-40 मिनट है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, उम्मीद है पहले शायद किसी ने सुनी हो और पढ़ी भी हो। आप लोग सारे इल्म से ज़ौक़ रखने वाले, इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले, वास्ता रखने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग। कई तो ऐसे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए जिनकी गोद में हम बड़े हुए होंगे और उन्हीं की सरपरस्ती और उन्हीं के मरहूने मेहनत जो है वो जहाँ भी खड़ा है वो पूरे कदों कामत से वो उन्हीं की मरहूने मेहनत खड़ा है। एक बस्ती है और बस्ती के अंदर जो है ना लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन सभी लोग अपने घर के कुमकमे, अपने घर की रोशनियाँ, अपने घर की लालटेनें, अपने दिए शमे जो हैं वो गुल कर चुके हैं, बुझा चुके हैं। लेकिन उसी बस्ती के अंदर घर एक ऐसा है कि जिसके रोशनदान से रोशनी क्या है बाहर पड़ रही है और वो गली के खास हिस्से को रोशन कर रही है। ये तो उस घर के और उस कमरे के बाहर का मंजर है। कमरे के अंदर का मंजर ये है कि कमरे में एक नुक्कड़ में रखा हुआ एक टेबल है। उस टेबल के सामने रखी हुई एक कुर्सी है। कुर्सी के ऊपर एक साहिब बैठे हैं और बड़े बावजीह हैं, बड़े बावकार अंदाज में बैठे हैं। हाथ में उनके पेन है, कलम है, वो दांतों के नीचे चबाते हैं। अपने हाथ सामने रखे हुए टेबल पे नोटबुक के ऊपर कुछ उसके नोट्स लेते हैं। माथे के ऊपर कभी ऐनक ले जाते हैं, कभी आंखों पे ले आते हैं और पूरी तरह इन्हिमाक के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी यकसुई के साथ वो किसी किताब का मुताला कर रहे हैं। और वो अकेले नहीं है कमरे में, उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी है। बच्चा सवालात करता है, अब्बा जान क्या कर रहे हैं आप? बेटा मैं एक असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ, एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कुछ भी वो काम कर रहे होंगे। अच्छा अब्बा जान ये आप इतनी मोटी किताब क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि बेटा मुझे बड़े काम करने हैं। अच्छा अब्बा ये क्या है? बेटा ये लैंप है। अच्छा अब्बा आपने ये क्यों लगा रखा है? इसलिए कि रोशनी दे। अच्छा अब्बा वो क्यों नहीं रोशन करनी? वो जो ट्यूब लाइट है। बेटा मुझे फोकस लाइट चाहिए ताकि तुम्हारी अम्मा दिन भर मेरी खिदमत करते हुए, मुआवनत करते हुए थकी मांदी सोई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको डिस्टर्ब कर बैठे। अब्बा ये क्यों नहीं, अब्बा वो क्यों नहीं, अब्बा ऐसा क्यों नहीं, अब्बा वैसा क्यों नहीं। बच्चा बार बार सवालात किए जा रहा है और बाप जो है वो अच्छी तरह समझता है कि सवालात तो इंसानी फितरत की बुनियादी तरीन ज़रूरत है। जिन क्लासों में, जिन नस्लों के अंदर से सवाल करने की, इंक्वायरी करने की, तहकीक और तफ्तीश करने की, एतराज़ करने की, इख्तिलाफ करने की हिस्स मर जाती है, उस कौमों का मुस्तकबिल क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है, तारीख हो जाता है। तो अब्बा के लिए बड़ा आसान हल था कि उसे स्नफ कर देता, शटअप कॉल दे देता, चुप हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें नींद नहीं आई, थके हुए, जाओ जाके सो जाओ, स्कूल जाना। लेकिन उन्हें पता था कि नहीं, इंसान की बेचैन फितरत को हम ना तो मुगालते का शिकार कर सकते हैं, ना ही उसे खामोश करवाया जा सकता है। हाँ उसे जवाब दिया जा सकता है या मसरूफ किया जा सकता है। वो करीब अब्बा को फिक्र है कि रात भर मैंने काम भी करना है, कुछ अपनी असाइनमेंट करनी है, सुबह उठ के मैंने सब सवेरे जाके अपनी असाइनमेंट पेश करनी है, 2-4-5 घंटे सोऊंगा तो कल काम कर पाऊंगा, वक्त पे काम नहीं निपटेगा तो सोऊंगा तो कल जाके क्या करूँगा। अब्बा इसी फिक्रमंदी में होते हैं कि करीब पड़े हुए पेज के ऊपर नजर पड़ती है। अब्बा उस पेज को पकड़ते हैं, उसके ऊपर दुनिया का नक्शा बना होता है। कहते अब्बा बेटा देखो ये दुनिया का नक्शा है, देखो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यहाँ सारी की सारी अरब रियासतें हैं, देखो ये एशियाई रियासतें हैं, ये अफ्रीकी ममालिक हैं सारे के सारे, ये सारे अमरीकी ममालिक, देखो ये नीले रंग का है, सारे का सारा पानी है। बेटा अच्छी तरह देख लीजिए, देख लिया। अब्बा उस नक्शे को 3-4 जगहों से क्या कर देते हैं, उसे बिल्कुल फाड़ के उस दुनिया को पूरी तरह डिसऑर्डर करके, उसे मुस्तरब करके उसके हाथ में पकड़ा देते। कहते बेटा साथ वाले कमरे में ले जाओ और जाके क्या करो, इसको दुनिया को ठीक करके लाओ। दुनिया को ठीक, स्लोगन है ये, दुनिया को ठीक करके लाओ। अपनी मनचाही रोशनी, अपना बड़ा कुमकुमा रोशन कर ले। टेबल पे जाके वो बिछाता है। अब्बा को ये है कि ये तो काम बड़ा करेगा, इसको मैं कागज और बिखरी हुई दुनिया के अंदर कहीं गिरा पड़ा सोया हुआ पाऊंगा, उठा के ला के माँ की बगल में सुला दूंगा।
इसका काम भी तमाम हो चुका होगा, मेरा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी 15 मिनट गुजरते हैं कि बच्चा जो है वो एक पूरे जज्बे के साथ पूरे शोर और नारा लगाते हुए कमरे में दाखिल होता है, रोके कहता है अब्बा जान मैं क्या हो गया हूँ, कामयाब, मैंने दुनिया क्या कर ली है, मैंने दुरुस्त कर ली। ऐसे ऐसे तरह मुक्का बनाइए, ऐसे बनाइए जरा मुक्का में एक्टिव है, मुक्का बनाइए, लहराने में भी कोई अर्ज नहीं है। अब्बा जान मैंने दुनिया ठीक कर ली है, हुर्रा मैं कामयाब हो गया, आई एम सक्सीडेड, ये फलां फलां जो जुमले वो बोल सकता है बोलता है। अब्बा सामने नक्शा बिखेर के देखता है तो वाकईतन दुनिया अपने ऑर्डर में आ चुकी हुई है। जिस इज़्तिराबी कैफियत का वो शिकार थी, जिस इंतशार का वो शिकार थी, जिस टूट फूट का वो शिकार थी, बच्चे ने बिल्कुल उसको ऑर्डर में लिया है। अब्बा कहते हैं बेटा ये काम तो बड़ा भी 2-2.5 घंटे में करेगा, तुमने बच्चा होने के बावजूद ये 15-20 मिनट में काम कर कैसे लिया। उसने कहा अब्बा जान जब आप दुनिया को फाड़ रहे थे ना, जब कागज फाड़ रहे थे, नक्शा फाड़ रहे थे, तो आपकी नजर सिर्फ उसके फ्रंट साइड पे थी, आपने पीछे तो देखा ही नहीं है। मैंने दुनिया ने ठीक की, मैंने इसके पीछे छपी हुई तस्वीर है, उस तस्वीर को दुरुस्त किया है, दुनिया आपसे आप क्या हो गई है। हम चूंकि इंटरेक्टिव होना चाहते हैं, टाइम वैसे मैंने पूछा था जमील भाई से, अगर होती हमारे पास मल्टीमीडिया होता तो उसमें पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है। कोई दोस्त बता सकता है कि उसके पीछे तस्वीर किसकी होगी कि जिसको उसने ठीक किया होगा और दुनिया आपसे आप ठीक होगी। इंसान की तस्वीर। दुनिया में जितना डिसऑर्डर है सब इंसान की वजह से। कभी आपने देखा हो कि खन्ना पुल चौक के अंदर 5 बकरियों की वजह से पूरी ट्रैफिक क्या हुई, रुक गई। अदालत के अंदर गधों ने गधों पर हमला किया और पूरी अदालत के अंदर क्या खौफ हिरास फैल गया। ये पूरी दुनिया में जितना डिसऑर्डर आपको नजर आता है, फसाद नजर आता है, ये सारे का सारा जो उतार चढ़ाव है, ये जो बुहानी कैफियत है, ये पूरी की पूरी सुरासीमगी है, जो मायूसी है, ये मेरे और आपके इंसान की की हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किस पे काम करना है, इंसान पे काम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब दिया हुआ निजाम तालीम, पहले तो ये लाइन तय करने की जरूरत है। बड़ी मैं कोई मुकर्रराना अंदाज बात नहीं कर रहा, इसीलिए मुकम्मल वो बातें करने का इरादा रखता हूं या कहना चाहता हूं। अच्छा ये तो किसी के एहसास नहीं होता, किसी प्रॉपर्टी नहीं होती ना जी, कि किसको किस उम्र में क्या बात करनी चाहिए, तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं। मैं दुआ मांगता हूं कि आपको पूरी की पूरी गुफ्तगू बिल्कुल पसंद आए और शदीद इख्तिलाफ करें आप, और इस इख्तिलाफ को वाकईतन किसी दलील की बुनियाद से या दलील से रोशनास करवाने की कोशिश भी हम सब करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम तालीम और निजाम तरबियत तश्कील दिया था, सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुनियादी तौर पे इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पे जानता है कि ये निजाम तालीम किसके लिए तरतीब दिया जा रहा है। बड़ा अहम सवाल है, सवाल है ना जी, आप निजाम तालीम किसके लिए तरतीब देते हैं? अभी हमने स्टोरी में सुनाई है, किसके लिए? और यकीन मानिए स्कैंडिनेवियन समेत किसी मुल्क के अंदर भी इस वक्त सरमायादाराना तहजीब के अंदर आपका निजाम तालीम इंसान की नेचर को सामने रखकर तरतीब नहीं दिया गया, इंसान की फितरत को सामने नहीं रखा गया, इंसान की शख्सियत को सामने रखकर तरतीब नहीं दिया गया। चंद एक रेसिपीज हैं जिनको कोई मुल्क जरा अपनी आसूदगी की वजह से, अपनी आसाइशों की वजह से, अपनी सहूलियत की वजह से इख्तियार कर लेता है। कोई एविएट्स हैं जिनको इख्तियार कर लेता है, कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको वो क्या ले जाते हैं, बुरुए कार ले आते हैं सरगर्मियों को, तो उसकी वजह से हम समझते हैं वाह बड़ी बात है, सेटल लाइफ है। इसीलिए सेटल लाइफ में कुछ ज्यादा टाइम है उनके पास, माँ बाप को ज्यादा खपना नहीं पड़ता क्योंकि उनको सिस्टम सही तरह क्या कर रहा है, अफोर्ड कर रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर, कितना बड़ा दावा है, खतरनाक दावा है, पूरी दुनिया के अंदर तश्कील दिया गया निजाम तालीम इस वक्त इंसानी शख्सियत को और इंसान की नेचर को सामने रख के तरतीब नहीं दिया गया। इसीलिए ना तो मरूब होने की जरूरत है किसी से, और ना ही बेफिक्र बैठने की जरूरत है। इसका मतलब है कि तंजीम असाजा, मेरा और आपका काम तो बढ़ गया था, एक इस्लामी का काम तो बढ़ गया। अब हम थोड़ी देर के लिए आपस में थोड़ा इंटरेक्टिव होते हैं। मुझे जरा बताइए, ये जो मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी की अपनी एक नेचर होती है, उसकी नेचर के मुताबिक उसे डील नहीं करेंगे तो लकड़ी क्या हो जाएगी,
जाया ही नहीं सिर्फ होगी बल्कि आपकी तवक्कुआत का भी क्या करेगी, भरम तोड़ेगी। ये शीशा है सामने पड़ा हुआ, नसाई भाई के सामने पड़ा हुआ है, इस शीशे को शीशे की नेचर के मुताबिक डील करेंगे आप। अगर आपने शीशे की भलाई के लिए कोई काम भी ऐसा किया जो आपने इसकी नेचर को जानने से पहले इसके लिए कर दिए, उसकी भलाई के लिए, लोहा है आपके ऊपर लगा, लटके हुए पंखे हैं लोहे के बने हुए, अगर आप लोहे के लिए कोई भलाई का काम करना चाहते हैं, इसे काबिल इस्तेमाल बनाना चाहते हैं, उसकी नेचर पहले जानेंगे कि इसे लोहा कहते हैं, लोहे को इतनी हिद्दत में गरमाया जाता है, इसको इतनी हिद्दत में पिघलाया जाता है, ये केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये केमिकल इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। बसूरते दीगर इसकी नेचर को, इसकी फितरत, इसकी जो फितरी हैयत है, इसको जाने बगैर अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे, साइंस तो सारी है किस बात पे है, मैटर एंड मटेरियल पे है, माहियत और मादे के ऊपर है, ये मादा किस नौयत का है, इसकी माहियत क्या है, फिर इस्तेमाल करते हैं आप और मैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान के लिए कोई भी ऐसी खिदमत सरअंजाम देना, और इंसान की बात हो रही है इस वक्त, मुसलमान की बात नहीं हो रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों पे काम किया था। तालीम का कोई मजहब नहीं होता, आप हैरान होंगे कोई मजहब नहीं होता, मैंने कितनी सख्त बात कर दी आपके सामने। तालीम का बुनियादी तरीन मजहब सिर्फ क्या है, इंसानी फितरत को पूरी हसासियत के साथ डील करना, ये तालीम का मजहब है। जरा तहरीक इस्लामी के तहरीक और कारकुन किताब उठा के हम पढ़ें तो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उसमें जो इंसानी बुनियादी अखलाकियात, वहां मुसलमान के बुनियादी अखलाकियात में लिखे, क्या लिखे हैं, इंसानी बुनियादी अखलाकियात, ह्यूमन फंडामेंटल एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, इंसानी बुनियादी अखलाकियात। वो देखिए उसका ताल्लुक किसी मजहब से तो नहीं। मजहब तो आके सिर्फ और सिर्फ इंसान की फितरत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तहफ्फुज देता है, उसे सिक्योर करता है, उसे परवान चढ़ाता है, उसकी फितरत उसको जाया होने से क्या करता है, बचाता है, उसे काबिल इस्तेमाल बनाता है, उसे एहतराम देता है। इस्लाम ही वो मजहब है, या मजहब कोई भी मजहब जो होता है, जिसे जो इल्हामी मजहब होगा, वो अपने दौर के अंदर एहतराम इंसानियत इसीलिए करता है। इस वक्त जो आपके यहाँ निज़ाम तालीम चल रहा है, जिसको बहुत बड़ा वीटो किया है खड़े होकर यहाँ पे, हमें सोचने की जरूरत है, यकीन मानिए सोचने की जरूरत है। इस वक्त सारे का सारा निज़ाम तालीम नीड बेस्ड एजुकेशन है। दो दावे हैं, नीड बेस्ड एजुकेशन। आज की हमारी डिस्कशन जो है ना, वो जब तक आप इंसान को सही तरह एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप नहीं है मैं, एक नबी जब तक इंसान को उसकी फितरत के मुताबिक डील नहीं करेगा, तो मुझे बताइए उसकी फितरी चीखें जब निकल रही होगी तो कौन सी इखलाकी दर्स उसे ठीक करेगा। मतलब मेरी फितरी को जरूरतें हैं ना जी, मेरी फितरी जरूरतें आपने पूरी नहीं की तो मुझसे किस अखलाक की तवक्कुर रखते हैं आप। मेरी को फितरी जरूरतें हैं ना, मुझे मेरी फितरत से दूर कर, जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया तालीम के तहज़ाब क्या है, तालीम के तहज़ाब में डाल इसकी खुदी को, ये जो खुदी इंसानी फितरत की आवाजों को सुने बगैर अगर इंसान को आप कोई भी भलाई के नाम पे चकमा देना चाहेंगे तो इंसानी फितरत उसे कबूल करने से क्या कर देगी। मैं स्टैटिस्टिक्स भी बता देता हूं आपको। तो इसीलिए इस वक्त जो निज़ाम तालीम चल रहा है वो भला कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है नीड बेस्ड एजुकेशन। पूरी दुनिया में सरमायादार है, सरमायादार को चाहिए सिर्फ उसने जरूरियात का सामान बना के बेचना है, उसके लिए कुछ उसे इंजीनियर चाहिए, कुछ उसे मैनेजर्स चाहिए, कुछ उसे मार्केटर्स चाहिए, कुछ उसे क्या चाहिए, उसके प्रोड्यूसर्स चाहिए। वो जितने महदूद से चाहिए 2-2.5% ये निज़ाम तालीम उतना ही रिजल्ट गजट पे देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात में इशारा कर रहा हूँ। रिजल्ट पे गजट क्या मिलता है, गजट पे रिजल्ट उतना ले लेता है वो सरमायादार, उतने कॉम्पिटेंट लोग पैदा कर लेता है, बाकी 95% लोग उनको अंधे ब्लाइंड फॉलोअर्स और ब्लाइंड खरीदार चाहिए। इसीलिए वो सूट ही नहीं करता कोई इंसानी फितरत को मजबूत करे, उसे नहीं सूट करता कि इंसानी फितरत के मुताबिक इंसान को परवान चढ़ाया जाए और वो एक मुतवाज़िन शख्सियत के तौर पे परवान चढ़े, कनात उसका हवाला हो, बहादुरी, सब्र, बर्दाश्त, इफाया है। वो तो जनाब पर्दा देखता है आजकल इंसान, तो कहता है ये खूबसूरत है मैंने खरीदना है, जूते देखता है तो वो खरीदना है। एंड लाइन पे किसको फायदा हो रहा है, उसी सरमायादार। कैसे मुमकिन था वैसे,
बड़ी सख्त जसारत लगाऊं करने में अभी। ये कैसे मुमकिन था कि मौजूदा तहजीब सारी की सारी सरमायादारों के चुंगल में हो? तो ये कैसे मुमकिन था कि वो सरमायादार इस तहजीब को कामयाबी से परवान चढ़ाने और इस्तेहकाम बख्शने के लिए इसके तालीमी निजाम को, इंसानों के तालीमी निजाम को फ्री छोड़ देता? ये मुमकिन ही नहीं है। ये इंसानी अकल में आने वाली बात नहीं है कि उन्होंने अगर अपनी तहजीब को गालिब रखना है तो लामहला इंसान को जहां जहां से शऊर मिलता है उन्होंने उन जगहों का कर लिया हुआ है, हाईजैक किया। ये मेंबर भी हाईजैक, बस इससे आगे तो बात कोई नहीं हो रही है। ये तो उस्ताद के खिलाफ सिर्फ मैं नहीं बात कर रहा ना जी, ये तो मजमूई तौर पे हमारे सोचने के उन्वानात हैं। तो इसीलिए इस वक्त की तालीम क्या है? नीड बेस्ड है। अब इस दावे को कैसे प्रूव करते हैं कि नीड बेस्ड है? ये मैंने दावा किया कि नीड बेस्ड है, ये तो जरूरियात को पूरी करने के लिए नहीं है। फिर हम ये भी देखेंगे कि जरूरत है इंसानी शख्सियत का हिस्सा है कि भी नहीं है। पहले तो इस पहलू को हम परख लेते हैं। नीड बेस्ड कैसे है? ये जो आपके सर पे लगा हुआ पंखा है, मुझे बताइए इसमें कौन कौन सी साइंसेज इन्वॉल्व है? बहुत शुक्रिया। फिजिक्स इन्वॉल्व और केमिस्ट्री। मेजर साइंसेज तो ये केमिस्ट्री और इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है कि नहीं है? बाकी जो सेकेंडरी साइंसेज है ना, जो सामनी साइंसेज उनको छोड़ देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल साइंस है उसको हम साइड पे छोड़ देते हैं। मेजर साइंसेज कौन कौन सी है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो नहीं है, बिकॉज़ देयर इज नो लाइफ, जिंदगी नहीं है इसलिए बायो नहीं है। अब इसके अंदर जब 3 साइंसेज हैं, फिजिक्स ने इसे क्या किया? डिजाइन किया है, केमिस्ट्री ने इसे ढाला है और मैथ्स ने इसे क्या किया? मेजर किया है, स्पेस किया है, वेट किया है। इन 3 साइंसेस के मिलने से जो चीज बनी है उसे क्या कहते हैं आप? पंखा कहते हैं। इन 3 साइंसेस के मिलने से जो बना उसे आप क्या कहते हैं? वॉशरूम कहते हैं। इन 3 साइंसेस के मिलने से जो चीज बनती है उसे कारपेट कहते हैं। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, साइंसेस और भी बाकी चीजों में होंगी। मेरे अंदर कौन कौन सी साइंसेस हैं? सारी साइंसेस मौजूद है, दुनिया जहान की साइंसेस इसमें मौजूद है। मेरे इस मैटर में और मेरे मटेरियल में, मेरे मादे और मेरी माहियत के अंदर जिसे इंसान कहते हैं, सब साइंसेस मौजूद है। अब मुझे बताइए जो पंखा आपके सर पे लगा हुआ है, साबित क्या होने जा रहा है? दावा कौन सा किया गया कि इस वक्त जितनी एजुकेशन है वो सारी की सारी कौन सी है? नीड बेस्ड है। फिर अगला सवाल होगा, अगला दावा होगा कि ये जरूरियात इंसानी शख्सियत का हिस्सा भी होती है कि नहीं होती? ये बात का सवाल है। और अगर ये इंसानी शख्सियत का हिस्सा नहीं होती जरूरियात, तो फिर इन जरूरियात को पूरा करने के लिए माहिरीन की इतनी दौड़ धूप क्यों? तो ये पंखा जरा बताइए कि ये मेरी जरूरत है या मेरी शख्सियत का हिस्सा है? अगर तो शख्सियत का हिस्सा ही होता तो जिसके घर के अंदर एसी होता वो ज्यादा अच्छा इंसान होता। जो बेचारा बगैर पंखे के होता और हैंड फैन के साथ और पक्खी के साथ होता वो तो बंदे का पुत्र ही ना होता शायद। अगर गाड़ी जिसके पास होती वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा होता, जो बेचारा प्यादा और पैदल होता वो खुद ही पैदल होता। फिर जब ये अब एक से उसूल वाला होता है, इससे इनकार नहीं किया जाएगा। ये भी नहीं कहा जा रहा कि नीड बेस्ड एजुकेशन होनी नहीं चाहिए। नीड बेस्ड एजुकेशन हमारी सेंट्रल प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, हमारी मरकजी तरजीह नहीं होनी चाहिए। शख्सियत को कुर्बान करने, उसे मसख करने के नाम पे नहीं होनी चाहिए। जो चीजें, उसूल क्या निकलता है कि जो चीजें आपकी जरूरत होती है उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, बनाने के लिए जो उलूम और जो साइंसेस इस्तेमाल होती हैं वो भी आपकी क्या होती है? जरूरत होती है। वो जरूरत होती है आपकी। फिजिक्स मेरी जरूरत है, शदीद तरीन जरूरत है मेरी। केमिस्ट्री मेरी जरूरत है, इसे इनकार नहीं किया जा रहा। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं खोलाम जमीन दे, फलक दे, फिजा दे, मशरिक से उभरते हुए। फिर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। कुरान मजीद की 6666 आयात जो मशहूर हैं, उनमें से करीब कम से कम 3000 के करीब आयात ऐसी हैं जो सिर्फ क्या करती हैं? फितरत और मज़ाहिर कुदरत पे क्या करती हैं? और मज़ाहिर कुदरत सारे की सारी साइंसेस का ही नाम है। कभी एस्ट्रोनॉमी की बात करता है कुरान, कभी जियोलॉजी की बात करता है, कभी मैथमेटिशियंस की बात करता है, कभी जनाब फल्किया तबियात की, फिजिक्स की बात कर देता है। इसका मतलब डिनाई नहीं किया जा रहा है इस बात को, इसका इनकार नहीं किया जा रहा कि हमें साइंसदान नहीं पैदा करने, लेकिन ये जिद बहुत खतरनाक है मेरा बच्चा भी साइंसदान बने और मेरा भी डॉक्टर बने।
जिद बड़ी खतरनाक है। इस जिद का नतीजा वाला क्या निकला? अब इस नीड बेस्ड एजुकेशन के ऊपर आपका भी इंफसाइज है, मेरा भी इंफसाइज। आप भी जिद कर रहे हैं, मैं भी जिद कर रहा हूं। हम इंसानी फितरत को पूछने के लिए इस बात का कोई प्रोग्राम ही नहीं रखते कि पूछ लिया जाए ये बच्चा बनना क्या चाहता है। अब रिजल्ट बताता हूं आपको। हमारे मजमूई एजुकेशन सिस्टम के अंदर पीजी के अंदर दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद, पैदा होने वाले बच्चे 100 होते हैं, उनमें से जो स्कूल दाखिल होते हैं ना पीजी में, नर्सरी में, वो 80 होते हैं। 80% बच्चे दाखिल होते हैं, 20% फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप दाखिल ही नहीं। उसको इनजस्टिस ऑफ सिस्टम कह लें, मुआशी निज़ाम की नामवारी कह लें, जो भी है, रिसोर्सेज नहीं है, घर दूर हैं, जो भी आप नाम दे दें, 20% बच्चे क्या नहीं होते स्कूल में दाखिल ही नहीं हो पाते। 80% बच्चों में से जो बच्चे मैट्रिक करके पास होते हैं, उनकी तादाद आपको पता कितनी है? वो 25 से 35% के दरमियान होते हैं, बाकी ड्रॉप हो जाते हैं पीछे। वो क्या है जी, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा कि क्या नहीं है कि मेरे कारवां में नहीं हुए दिल। कोई से सिलेबस से, कुछ क्लास एनवायरनमेंट से, कुछ माहौल से वो बच्चे एहतजाज करते हुए जो है वो आपके आप परसेंटेज पता चल गई है, वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं बच्चे। इन 25% से 35 के दरमियान, यानी 35% तक के बच्चों में जो बच्चे मैट्रिक में मेरे म्यारी नताइज को हासिल कर पाते हैं, जिसे मैं कहता हूं कामयाबी का म्यार है, यानी 70% से लेकर 90% के दरमियान बच्चे के क्या मार्क्स हों, तो हम समझते हैं बच्चा क्या बड़ा कामयाब है। वो कितने वाला? इन 35 से 25%, 80 के साथ भी रेशियो बनाया जाए तो बड़ा खतरनाक है। वो 2% से लेकर 7% से ज्यादा बच्चे नहीं है जो मैट्रिक में क्या ले पा रहे होते हैं। ये तो कोई खतरनाक रिजल्ट नहीं है, इससे अगला बड़ा खतरनाक पहलू है। नीड बेस्ड के ऊपर चलने का नतीजा पता क्या हुआ है? माहिरीन भी नहीं मिल रहे, और नताइज जो हम जिसको हम नतीजा कहते हैं कामयाबी का, वो कितना कैसा निकल रहा है वो भी आपके सामने आ रहा है। इस जब से सरमायादाराना तहजीब आई है, जिसे फाशिस्ट तहजीब कहते हैं, 5 जमाने हैं, नबूवत, खिलाफत, मलूकियत, उसके बाद क्या है जबर और तशद्दुद का दौर, जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, जो जबरदस्ती सब कुछ पढ़ाना चाहता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा निजाम तालीम मौजूदा फाशिस्ट तहजीब, जिसे कहते हैं जबर की तहजीब, के अंदर जकड़ा हुआ है। भी मैं नहीं पढ़ना चाहता, इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो मुझे? मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं नहीं पढ़ना चाहता साइंसेस में, मेरी फितरत के मुताबिक मुझे डील करो ना। ये तो आम सी बात है। अगला बड़ा खतरनाक, वो जो आपके बच्चे जिन्हें 2 से 7% बच्चे हैं, जिनका पैर बोर्डों के ऊपर लगा हुआ था, इतने % मार्क्स लिए और इतने % मार्क्स लिए, और उसी की बुनियाद पर वो दुकानदारियां चल रही होती हैं, सारी दुकानें चल रही होती हैं। ये कितने जाके कंसिस्टेंट एफएससी में रह पाती है, ये बड़ा हिलोरियस किस्म का रिजल्ट है। असल तो कंसिस्टेंसी में करती है ना। जब एफएससी में जाते हैं हैरानकुन तौर पर 3 आउट ऑफ 1000 से लेकर 5 आउट ऑफ 1000 रिजल्ट रहता है। परसेंटेज में कोई चीज नहीं आती, थाउजेंड्स में जाती है। ये तो स्टैटिस्टिकली मैंने आपके सामने रखा है कि नीड बेस्ड एजुकेशन के ऊपर इस्हार करने का नतीजा क्या निकला। जबरदस्त फाशिज्म का, और क्या है, जबरदस्ती सब ने सब कुछ पढ़ना। हैरानकुन बात है। पीजी में उन्होंने 1 के अंदर चले 1 को क्लास समझ ले रहे, 1 में उन्होंने इंग्लिश भी पढ़नी, उर्दू भी पढ़नी, मैथ्स भी पढ़नी, साइंस भी पढ़नी, कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी, एसएसटी भी पढ़नी, उसने इस्लामिक स्टडी भी पढ़नी, 8 किताबें उसने पढ़नी है, और सारों के अंदर उसके मार्क्स भी होने चाहिए, जबकि फितरत उसकी कह रही है मैं नहीं। फिर एनवायरनमेंट भी ऐसी बना दी गई है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, तालीमी माहौल, आपने बीएड में पढ़ा होगा, तालीमी माहौल भी ऐसा बना दिया गया है कि वो बच्चा, यानी वो इंसान मुसलसल सफोकेशन में रहता है, और आप उसकी फितरत की आवाज नहीं सुनते। ये निजाम तालीम उसकी फितरत की क्या नहीं सुनता, चीखें नहीं सुनता, जिसे कहते हैं ना नेचुरल स्क्रीमिंग। उसकी फितरी आवाजें हम जब सुनते तो उसका नतीजा क्या होता है, वो किसी न किसी स्टेज पे जाके कोलैप्स, और मेरे और आपके नजीक कोलैप्स करना और उसका नाकाम हो जाना, फ्लॉप हो जाना, स्कूल छोड़ जाना है जी नहीं। उसके ऊपर जो उसकी शख्सियत पे, यानी उसकी जो फितरत पे डैमेज हुआ है, वो हम एक्सप्लोर करते हैं कि इंसानी शख्सियत है क्या। इसको एक्सप्लोर किए बगैर निजाम तालीम ना बनाया जाए।
ये तो वो रिजल्ट था जो स्टैटिस्टिकली एकेडमिक रिजल्ट था, जो इसके फ्लॉज हैं। जरा ओवरऑल सोशल इंपैक्ट देखिए इसका कितना बुरा पड़ रहा है। सुसाइड रेशियो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में, डाइवोर्स रेशियो सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा इगोइस्टिक, खुद पसंद, सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? नाराज ना होइए, पढ़े लिखे लोग। ये उस्ताद के सोचने के उन्वानात हैं, ये तहरीक इस्लामी के सोचने के उन्वानात हैं कि हमें तालीम के मैदान के, देखिए ना जी, सबसे पहली आयत कौन सी उतरती है? क्या मतलब कि जिस तहजीब को आप दुनिया के अंदर गालिब करने जा रहे हैं, कुल्ली, वो तहजीब गालिब नहीं हो सकती जब आपका अपना दो टोक निजाम तालीम नहीं होगा, और वो निजाम तालीम के किस गिर्द घूमता होगा? अल्लाह की गिर्द घूमता होगा। और दूसरा क्या है? खलक, इंसानी शख्सियत और इंसानी फितरत के गिर्द घूमता। निजाम तालीम को अल्लाह ताला ने क्या नहीं किया? शुतर बेमुहाद। ये नहीं कहा सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट, हुर्रियत फिक्र। ये क्या होती है हुर्रियत फिक्र? हुर्रियत फिक्र विद इन डोमेन होगी ना, विद इन लिमिट होगी ना। डायरेक्ट बाउंड्री अल्लाह ने क्या है कि उसके अंदर सोचो जितना सोचना तुमने। मेरी आजादी और मेरी लिबर्टी वहां खत्म हो जाएगी जहां आपका नाक शुरू हो जाए। तो इसीलिए तालीम को अल्लाह ने इतनी क्यों हसासियत के साथ अव्वलियत दी है? क्योंकि तालीम ही बुनियादी तौर पर इंसानी जिंदगी के अंदर क्या होती है? इमाम बनती है, शऊरी इमाम बनता है। अब हम जरा इंसानी फितरत को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा दावा यह है कि तालीम को, ये बताया ना, इंसानी फितरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से सुना है। किससे सुना है? शिद्दत से सुना है। और सुनने के बाद इंसानों को उनकी शख्सियत के मुताबिक डील किया। अबू बकर से वो तकाजा नहीं किया रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो तकाजा उन्होंने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से किया। उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कभी भी सिपा सलार नहीं बनाया। हालांकि उस वक्त की मौजूद साइंसेस में, जब कबाइल की बुनियाद पे इंसान बसता था, उस वक्त की साइंसेस में, जैसे आज कंप्यूटर साइंस के बीच में हमारे यहाँ जिंदगी में पाई जाती है, आने वाले दिनों पता नहीं कौन सी साइंस बीच से मजीद आ जाएगी। उस वक्त की साइंसेस में कौन कौन सी साइंसेस मौजूद थी वो तो आप जाने ना जाने, लेकिन ये तो साइंस आपको पता है ना कि कबाइल पे हम आबाद थे और जंगी महारतों के ऊपर साइंस क्या थी? बहुत ज्यादा बेस करती, पढ़ते थे लोग। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी सिपा सलारी नहीं दी। उनके जिम्मे जो गालिब काम था वो क्या काम था? कि आपने इल्म को महफूज करना है और इल्म को दयानतदारी से आगे पहुंचाना है। उमर फारूक से ये तकाजा नहीं किया कि आपसे बहुत थोड़ी हदीसें मरवी है, मेरे करीब आप होते हो। उनसे मैनेजमेंट, कुव्वत फैसला, डिसीजन पावर उनकी फितरत के मुताबिक डील किया। खुदा की कसम एक भी सहाबी इस औज और इस बुलंदी पे ना पहुंचता अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निजाम तालीम सिर्फ जरूरियात को पूरी करने के लिए। ये इंसानियत की तौहीन है कि इंसानों को एक तरफ आंका जाए। ये इंसानी सरमाए का ज़िया है, ह्यूमन रिसोर्स का ज़िया है। इसीलिए आपको नाराज ना होइएगा, इसीलिए यकीन माने आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त इंसानियत को दरपेश है वो कौन सा है? वो ह्यूमन रिसोर्स का क्राइसिस है, इंसानी बहरान का। ना आपको काम का दामाद मिलेगा, ना आपको काम का जो है वो शौहर मिलना है, ना काम का क्या औलाद नहीं मिल रही काम की। नाराज ना होइएगा, कहीं तो फ्लॉ है ना। शॉपकीपर नहीं मिल रहा, मजदूर नहीं मिल रहा, प्लम्बर नहीं मिल रहा, महारतें हैं। लेकिन इंसान अपने मेराज को क्या कर चुका हुआ है? खो चुका हुआ है। इसीलिए पहला तो दावा यह था कि ये इस वक्त का एजुकेशन सिस्टम क्या है वो नीड बेस्ड है। अब दूसरा दावा कौन सा है हमारा कि होना क्या चाहिए था? इसे पर्सनालिटी बेस्ड होना चाहिए था। इंसानी शख्सी खूबियों, सलाहियतों और इस्तेदाद कार के मुताबिक इसे क्या दिया जाना चाहिए था? तरतीब। अब आप ये कहेंगे कि ये तो स्टेट का काम करना है। अब इंसानी शख्सियत क्या है? कोई साथी ये बताएगा कि इंसानी शख्सियत के बुनियादी तरीन कंपोनेंट्स क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट। जैसे मिसाल देता हूं, रोटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है बोला जी? आटा है, पानी है और हरारत है। नमक उसका कंपोनेंट नहीं, को डाले ना डाले, ठीक है। परात, छाबी, छाबड़ा, डाइनिंग टेबल वेबल उसके कंपोनेंट नहीं, बुनियादी
आटे के बगैर रोटी नहीं बन सकती, वो मकई का हो, जौ का हो, बाजरे का हो, किसी को आटा वाला होना चाहिए, उसके बगैर रोटी नहीं बनेगी। बिल्कुल वो कौन से कंपोनेंट है जिनके बगैर इंसानी शख्सियत को हम शख्सियत कह ही नहीं सकते? कोई दोस्त बताएगा? आपने बताया मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी जी, और को बताया दोस्त? अच्छा चलिए मैं एक और बात कर देता हूँ, मजाक में कह देता हूँ, अगर किसी को दूसरी शादी का ऑप्शन मिले तो आप किस तरह की शरीका हयात चाहेंगे? क्या क्या खूबियां आप उसकी शख्सियत में चाहेंगे? अब तो मेरे ख्याल में बोल ही पड़ना चाहिए, अब तो कई बुजुर्ग भी जो है ना वो भैया कहीं करने लगे। जी आप बताइए। कह रहे पहली को बर्दाश्त करे जी बताइए, को है कोई साथी बताएगा? जी मैं चाहता हूँ, इस छत के नीचे सब कुछ मिलने वाला है, जरा बताएं तो कि हम आप किस तरह का दामाद चाहते हैं, उसकी शख्सियत में क्या क्या खूबसूरतियां होनी चाहिए? शख्सियत की बात हो रही है ना, तालीम किस लिए होती है? ये शख्सियत के निखारने के लिए, यही बात है ना। तालीम किसके लिए होती है? शख्सियत को निखारने के लिए। अगर आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं तालीमी और तरबियती उनका सारे का सारा तरीका हम जानना चाहते हैं, तो ये जानना बात की बात है। इससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम तालीम कैसा और किन उसूलों पे तरतीब दिया, ये बहुत जरूरी है। उसकी फितरत को सुने बगैर उसको हदीसें सुनाते रहे, उसे कुरान हदीस सुनाते रहे, वो यकीन माने नहीं माने। फितरत मसख कर दी उसकी, तो हमें जो मर्जी सुनाता, देखा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? कहा जब लोग गुस्से में हो, दोनों फरीक उनके दरमियान क्या ना किया करो, फैसला ना किया करो। अगर वो फैसले को मानने से इनकार कर देंगे तो उन्होंने किसको मानने से इनकार कर दिया? अल्लाह और उसके। और गुस्से में इंसान क्या होता है? अपनी फितरत का, यानी अपनी शख्सियत के किसी, यानी अपनी शख्सियत के एतबार से अदम तवाज़ुन का शिकार हुआ। तो इसीलिए मेरी गुजारिश ये है कि इंसानी फितरत को हम एक्सप्लोर करते हैं। क्या है मैं बता देता हूँ। कोई कहेगा कि मैं दमाद इस तरह का चाहता हूँ, वो जनाब मॉरल अखलाकी हो, वो अच्छा बोलने वाला हो, वो कॉन्फिडेंट हो, वो लॉयल हो, वो वफादार हो, अच्छा वो जनाब अच्छा अंडरस्टैंडेबल हो, काबिल फहम हो, वो ठीक है, वो शरीफ हो, वो दयानतदार हो। यकीन मानिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस या किसी भी टर्म की वजाहत आप इतनी बिखरी हुई नहीं करते, टू द पॉइंट होती है उसके बारे में। आपके मैथ्स की क्या है टर्म, आप फौरन से बताएंगे मैथ क्या होती है, किस तरह की साइंस है। इंसान को और उसकी शख्सियत को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो हम बिखरी हुई नहीं करेंगे कि वो सारी चीजें आपस में टकरा भी रही हो कहीं ना कहीं, या रिपीट हो रही, तकरार हो रहा उनका। तो लामहला साइंसेस इंसानी शख्सियत को अगर आपने करना है तो टू दी पॉइंट बिल्कुल पेट डेफिनेशन चाहिए, या पेट कंपोनेंट बताएंगे जिसमें सारी शख्सियत आ जाएगी। मैं आपकी खिदमत में रखता हूं, आपको पता है अच्छी तरह। सबसे पहले इंसानी शख्सियत का सबसे बुनियादी तरीन हवाला या फंडामेंटल कंपोनेंट या सबसे बुनियादी लवाजिमा जो है वो क्या है? वो क्या है? उसकी मुआशरती शख्सियत, मुआशरती पहलू, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मुआशरती पहलू। मैं दोबारा इसमें एम्फसाइज करूंगा, जिस इंसान के मुआशरती ज़ौक़ को, टेस्ट को, उसके थर्मामीटर को, उसके मुआशरती ज़ौक़ को, ताने बाने और उसकी मुआशरती सलाहियतों को मैंने और आपने और हमारे निज़ाम तालीम ने तबाह कर दिया, उस शख्स को इंजीनियर भी बना दे, डॉक्टर भी बना दे, वो अच्छी तरह घर बसा। तलाकों की रेशो मैंने बताई आप, वो नहीं कर सकता। अब आपका ये निज़ाम तालीम इंसानी शख्सियत की मुआशरती जो पहलू है, उसके अंदर जो मुआशरती कट्स होने चाहिए, मुआशरती तवाज़ुन होना चाहिए, वो एक मुआशरे का बहुत हंसता खेलता जीता जागता एक मुतहर्रिक किरदार होना चाहिए। कैसे छीन रहा है? मैं मोटी मोटी मिसालें देता हूँ। आपका निज़ाम तालीम उसे 8 किताबें दे के घर भेजता है और ऑलमोस्ट 4-5 का होमवर्क दे के भेजता है। इतना रहम करता है कि 8 का नहीं देता, कितने का देता है? 4-5 का देता है। ये प्लानर तो बहुत अच्छे हैं। अब 4-5 देके भेजता है और भेजने के बाद क्या करता है? उसे इतना इंगेज कर देता है, नंबरों की दौड़, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, नंबरों का चकमा। वो क्या है? नशा पिला के गिराना। तो हमारे बहुत बड़े अच्छे नशे हैं, हमें नशे पिलाए हुए इस निज़ाम तालीम ने। नंबरों का नशा, खौफ का नशा, लाख नशे का मुख्तलिफ होते हैं, डॉक्टर बनने का नशा, कामयाब हो जाने का नशा, फैमिली के अंदर बाकी कजन्स के मुकाबले में ऊपर आने का नशा, अच्छी जॉब का नशा, अच्छे कॉलेज में दाखिले का नशा। नशा पिला के गिराना तो
सबको मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सके। अब समाजी बच्चे की समाजी सेहत के ऊपर और मुआशरती सेहत जो उसकी शख्सियत का हिस्सा है। आप सोशल एनिमल हैं जी, सीधी सी बात है। रिश्ते के बगैर आप नहीं रह सकते, ना मैं रह सकता हूँ। मैंने रिश्ते बनाने हैं, कुछ बिल्कुल आर्जी रिश्ते होते हैं मेरे जो कैजुअल से होते हैं, यहाँ से खन्ना पुल सवारी के साथ बैठा हूँ, कैजुअल रिश्ता है। और कुछ मेरा परमानेंट रिश्ता होता है, जैसे मेरा अहलिया के साथ है, मेरे माँ बाप के साथ है। कुछ रिश्ते फिर क्या होते हैं, वो मोहल्लेदारी और समाजी रिश्ते होते हैं। तो मुआशरती हैवान तो हमें रिश्ते बनाए बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन एक पूरे के पूरे निज़ाम तालीम के अंदर मुआशरती और समाजी रवैयों की तरबियत और तालीम देने की बजाय, उसे मजबूत करने की बजाय, उसके अंदर मुआशरती ज़ौक़ और शौक़ पैदा करने की बजाय, उसे इंसानियत दोस्त बनाने की बजाय, उसे क्या किया जाए, ऐसे इस नीड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में कस दिया जाए, उसके निज़ाम औकात की ड्राइविंग सीट के ऊपर ऐसे बैठ जाया जाए कि हर वक्त उसके सर पे क्या सवार हो कि मैंने इंजीनियर कैसे बनना, पक्का बनाने वाला। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुज़ूर ने फरमाया अत्तवज्जुहु इलन्नास निस्फुल अक़ल। लोगों से मेल मलाप करना, मोहब्बत करना, उल्फत रखना, उनसियत रखना, आदम बेजार ना होना, आदम पसंद होना और इंसानों के साथ मिलने की साइंस, ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करने की साइंस, इसके साथ मोहब्बत करना दर हकीकत आधी अकल इंसान क्या सीखता है, यहां से सीखता है। वल इक्तिसादु फिल नफक़ति निस्फुल मईशा, और खर्च करने के मामले के अंदर, खैर ये दूसरी बहस चले जाए, मैं टाइम बचाता हूं। आपका निज़ाम तालीम उसे कस के रखता है। रात सुलाते हैं, उसका बैठने को दिल कर रहा है बाबा के साथ, मैं घर जाता हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठा, लेट होता हूँ अक्सर, तो बेटा जिस मुझसे पूछता है रोज कॉल करके, देखिए गौर करें प्यास कितनी है इंसान के अंदर। इंसान को क्वेश्चन दे सकता है। मुझे रोज कॉल करता है वो, बाबा आज कितने बजे आएंगे, सुबह निकलते हुए कॉल करता है बाबा कितने बजे आएंगे। तीसरी क्लास का बच्चा है और ये आज से नहीं कर रहा, मुसलसल कर रहा है। अगर मैं उसके इस प्यास को एड्रेस करना छोड़ दूं, शटअप कॉल देना शुरू कर दूं, तो मुझसे दूर हो जाएगा, कहेगा ये बात से तो कोई लब्धी नहीं शायद। मैं कहता हूँ बेटा मैं इंशाल्लाह नसीब जल्दी आ रहा हूँ। कितने बजे? बाबा मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। मैं कहता हूँ बेटा मैं इंशाल्लाह 9 बजे। अच्छा मामा को कह दीजिएगा फिर मैंने आपसे मिल के सोना है। फिर मैं आता हूँ 8-9 बजे 10 बजे, लेट हो जाऊँ तो अक्सर हो जाता हूँ। तो जब मैं 9 बजे आता हूँ तो उसकी अम्मा कहती है अच्छा बेटा मिल लिया ये फला कर लिया, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। शुरू में कहती होती थी स्कूल जाना है, तो यकीन मानिए वो अंदर से टूट सा जाता है। और ये मेरे बच्चे के साथ मामला नहीं, आपके साथ भी है। रात को ये कह के सुलाया जाता है सो जाओ सुबह स्कूल जाना है। उठ जो सुबह क्या करना है, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी जुराबे पहनो, जल्दी नाश्ता करो, जल्दी। ये अजीब तमाशा है ये। और आउटपुट क्या है मैंने आपको बता दिया पहले। इस तहजीब ने बलूगत से पहले ही बच्चे के ऊपर वो बोझ लाद दिया है कि जिससे दुनिया का कोई मजहब भी बलूगत से पहले बच्चे के ऊपर वो बोझ नहीं लाता। और बदकिस्मती से तहरीक इस्लामी को इस निजामी तालीम को वीटो करना था इस निजाम की। इतनी बड़ी इंसानी फितरत से बगावत। यार आप नमाज आपके 7 साल में फर्ज नहीं की गई, 10 साल में जाके आप पे फर्ज की गई। इस्लाम पसंद ही नहीं करता कि इंसान की बुलूगत से पहले उसके हार्मोन्स इमेच्योर होते हैं। उसके हार्मोन्स क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। वो इस बात की सलाहियत नहीं रखते कि बोझ अपने ऊपर बुला दे। उसने इसीलिए कुछ भी फर्ज नहीं किया। नापाक फिरते रहो, कुछ भी करते रहो, बुराई करो, गंदगी करो, कोई भी सजा मेरे और आपके ऊपर। सिर्फ नमाज के मामले में कहा 10 साल में जाके उसे, लेकिन वो भी कब? अगर आपने पहले घर में उसे पूरी तरह माहौल दिया, खुद भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ये तहजीब इंसान के खिलाफ, उसकी फितरत के खिलाफ इतनी बड़ी ज्यादती कर रही है कि उसे 3, 3.5, 4 साल के अंदर सरमायादार क्या करता है? सर यहाँ प्लीज सर प्लीज। ये मौजूदा तहजीब जो है, इसने तालीम को इस अंदाज में हाईजेक किया है कि उसे बलूगत से पहले ही क्या कर लेती है? कंट्रोल कर लेती है। जो इस्लाम आपको नहीं इजाजत देता इस बात की। सो जो स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, ये कौन सी तालीम है जो बलूगत से पहले हम देना चाह रहे हैं? नीड बेस्ड। इसीलिए इंसानी शख्सियत का सबसे पहला बुनियादी लवाजिमा और फंडामेंटल कंपोनेंट जो क्या है, वो उसका मुआशरती पहलू है। अगर कोई निज़ाम तालीम भी इंसानी फितरत की आवाज को सुने बगैर तरतीब दिया जाएगा, तो वो इजादात के मैदान में जितने बड़े मुजीद क्यों ना तैयार कर, लेकिन उसने मजमूई तौर पर इंसान को क्या कर दिया है? खो दिया।
नीड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कोई सिस्टम नहीं होता माहिरीन पैदा करना है। और रिजल्ट तो ओवरऑल देखा जाता है ना जी। मैंने आपको बता दिया है कि 100 में से आपके हार्डली भी जो बच्चे जाके एफएससी में कंसिस्टेंट रह पाते हैं वो 3 से 4%, 3, 4, 5 होते हैं 1000 में से। बाकी सारे शीशा हाउसेस में होते हैं, जो बाहर क्लब्स में होते हैं। तो सिस्टम का फ्लॉज है ना, सुसाइड पढ़े लिखों में, सही बातें हो गई। इंसानी शख्सियत का दूसरा कंपोनेंट क्या है? अच्छा, वो जो मैंने बताया ना पहला मुआशरती कंपोनेंट है। तो आपका पूरे का पूरा जो स्कूल का तालीमी माहौल है, जिसे एजुकेशनल एनवायरनमेंट कहते हैं, जरा बताइए तो इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं तालीमी माहौल में? मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। इसमें क्लासरूम आती है, लेक्चर आता है, प्लानिंग आती है, एनुअल कैलेंडर आता है आपका, आपकी पूरी निसाब साजी आती है, आपकी सजा और जजा का तसव्वुर आता है, आपके सारे फंक्शंस आते हैं, हत्ता कि उस्ताद का लिबास आता है, उसका लबो लहजा, बोलना, अंदाज़े गुफ्तार, सब कुछ आता है ना उसमें। अब ज्यादा बोलने उस्ताद बैठे सारे सामने। इस पूरे तालीमी माहौल के अंदर जो जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए निज़ाम तालीम तरतीब दिया गया है, शख्सियत को तो सामने रखा ही नहीं गया। शख्सियत को सामने रखा जाता तो बुलूगत से पहले किसी भी स्ट्रक्चरल एजुकेशन सिस्टम की जरूरत थी नहीं जरूरत। ये बगावत है इंसानी शख्सियत और उसकी फितरत के खिलाफ। तो ये सारे का सारा एजुकेशन एनवायरनमेंट दिया जाता है। मुझे ईमान से बताइए, ये सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम क्या इंसान आपकी क्लास में तलबा को क्या करता है? मुआशरती तौर पर मजबूत करता है, बॉन्डिंग मजबूत करता है, उनकी फैब्रिक ठीक रखता है, या तोड़ देता है? सारा तोड़ देता है। क्लास के अंदर बैठे 40 बच्चे 4 हिस्सों में तकसीम हुए होते हैं, ना ग्रुप डिस्कशन है, ना स्टडी सर्कल है। आपका क्रेडिट आवर और टाइम जो ड्यूरेशन है वही इतनी ज्यादा स्टिफ होती है, तंग होती है कि यकीन मानिए आप बच्चे को खुरकने में नहीं देते। फिर डिवीजन ऐसी होती है ज़हीन और नाकाम बच्चों की। फिर इतने बड़े प्लास्टिक के चमकदार कप लाके हम खड़े कर देते हैं, उसकी वजह से हसद की और सारी कॉम्प्लेक्सेस तो बड़ा जामे लफ्ज़ है ना। कॉम्प्लेक्सेस की एक नई दुकान खुलती है और हर बच्चा अपने अंदाज में कॉम्प्लेक्सेस का, कोई इंफीरियरिटी हो गया, कोई सुपीरियरिटी हो गया। तो मुआशरती तौर पे देखिए ना, हमने पैदा की कि नहीं पी जाती। फिर वो ग्रज है। याद रखिए कि इंसान का मजहब मोहब्बत है और मोहब्बत के मामले में इंसान बहुत ही खुदगर्ज साबित हुआ है। इसको जब मोहब्बत खालिस नहीं ना मिलती, प्योर नहीं मिलती, तो ये बगावत कर देता है। माँ बाप से भी बगावत कर देता है, ये अल्लाह से भी बगावत कर जाता अगर अल्लाह ताला की तरफ से इसे ये गुमान हो जाता कि क्या है मुझे अल्लाह से मोहब्बत खालिस। अल्लाह को इसीलिए अभी तक मान रहा है किसी न किसी अंदाज में। इसीलिए दूसरा बड़ा शख्सियत का कंपोनेंट क्या? पहला क्या बड़ा कंपोनेंट शख्सियत का? दूसरा क्या? एक्टिविटी करना। पहला कौन सा है? जरा बच्चे को करवाते एक्टिविटी, खुद कोई नहीं करता। पहला क्या है हमारा? मुआशरत। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नफ्सियाती पहलू शख्सियत। आपका निज़ाम तालीम इंसान की नफ्सियाती और बच्चे की नफ्सियाती जरूरतों को बिल्कुल पसे पुश डाल के तरतीब दिया गया। घुटन जरा है, सफोकेशन है, साइकोलॉजिकली बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाने वाला निज़ाम तालीम। इंसानी फितरी चीज है, बुनियादी चीज है जिसको सुनना जाना चाहिए। तीसरा बड़ा कंपोनेंट कौन सा इंसानी शख्सियत का? वो कौन सा है? वो है मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी। मॉरली इंसानी शख्सियत का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। और मॉरल का मतलब ये नहीं होता मिसाल के तौर पे कि जनाब आप थूकना कहाँ है, और ये तो एथिक्स है, मैनर्स हैं। मैनर्स और मॉरल वैल्यू, मैनर्स जो होते हैं वो मॉरल वैल्यूज में क्या होते हैं? एक सब्सिडरी होती है, उसका शोभा है, दाएं हाथ से खाना है। और मैनर्स जो होते हैं इनका ताल्लुक इलाकाई रिवायात के साथ भी होता है। जो मॉरल वैल्यूज होती हैं ना, वो क्या होती हैं? वो आफाकी होती हैं, वो क्या होती है? यूनिवर्सल होती हैं, वो इंसान का मजहब होते हैं। जिसको मैंने बताया कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह ने तहरीक और कारकुन की किताब के अंदर इंसानी बुनियादी अखलाकियात के तौर पे एड्रेस किया, पेश किया। वो कौन सी अखलाकियात? और आपका निज़ाम तालीम देखिए कैसे उनको मसक कर रहा है। बहादुरी, दलेरी, जुर्रत, कुव्वत फैसला, हयादारी, इफाया, सच्चाई, मेरी बात समझ रहे? सच्चाई, दयानतदारी, गुस्सा, गैरत, और इस तरह सो हम लेते जाइए आप। ये सारी आपका निज़ाम तालीम, मौजूदा निज़ाम तालीम, हर आन ये चुभोता है, पोक करता है, उंगली चुभोता रहता है। ये ना हुआ तो ये हो जाए, वो ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इतने नंबर आए तो दाखिला नहीं हुआ, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी परसेंटेज ऊपर हो गई, तुम्हारा ये काम ठीक नहीं हो रहा।
सबसे पहले तो निसाब तालीम और किताबों का नंबर और तालीम का दौरानिया और उम्र को हमने सामने रखे बगैर, और जिसे कहते हैं एज साइकोलॉजी को सामने रखे बगैर हमने एजुकेशन को तरतीब दिया, उसका नतीजा क्या निकला है कि बच्चा पहले ही जुल्म का शिकार है, ऊपर से हम उसे क्या कर रहे हैं, ये चुभो रहे हैं बार बार उसे कमजोर करने के लिए। मुझे बताइए क्या हमारा बच्चा बहादुर होता है? आपका रेडी बॉर्न बहादुर है या आपका स्कूल से पढ़ने वाला एमएससी और बीएससी वाला बहादुर है? बताइए। स्कूल से पढ़ने वाला कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इरादे बांधता हूं तोड़ देता हूं। इन्होंने पैर बदल जाता है छोटा या काम करना का जाता। तो हमारा निज़ाम तालीम इंसान की मॉरल वैल्यू यानी उसका जो तीसरा बड़ा इंसानी शख्सियत का कंपोनेंट है वो क्या है? मॉरल यानी अखलाकी, मुआशरती, नफ्सियाती, अखलाकी, इसको भी मसर कर रहा है क्योंकि नीड बेस्ड है ना जी। इनको सामने रख के बनाया नहीं गया। इनको सामने रख के बनाया जाता तो मुझसे पूछा जाता बेटा तुम अब जो है ना वो माशाल्लाह हमने बुनियादी तालीमात तो बुनियादी सलाहियतें आपके अंदर पैदा कर दी, अगर मेरी शख्सियत को सामने रख के बनाया जाता ना तो मेरी बुलूगत से पहले इस तरह की जसारतें ना की जाती कि बुलूगत से पहले मेरे ऊपर कुछ चीजें खामखा जो है वो लाद दी जाती। हो चुका है, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, हो चुका है, अब पता नहीं कब से हो चुका है। आखिरी पहलू में बयान करके बात खत्म करता हूं, वो क्या है? चौथा पहलू है इंतजामी पहलू। शख्सियत को आपका निज़ाम तालीम इंसानी शख्सियत से अगर मैनेजरियल स्किल छीन रहा है, अच्छा मैनेजमेंट का टॉपिक भी जब समझा जाता है तो शायद इवेंट मैनेजमेंट है, कुर्सियां कैसे लगानी है, बोर्ड कैसे बनाना है, ये नहीं है मैनेजमेंट। इंसानी शख्सियत का जो चौथा कंपोनेंट है जिसे आप कहते हैं इंतजामी पहलू और तंजीमी उसी में से है, वो क्या है कि मिसाल के तौर पे अपने इमोशन मैनेजमेंट करना, अपने जो है वो एंगर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपकी हेल्थ मैनेजमेंट है, फिजिक मैनेजमेंट है। ईमान से बताइए इस मामले में आपका निज़ाम तालीम से फारिग होने वाला एमएससी और बीएससी बच्चा हेल्थ कॉन्शियस होता है कि नहीं होता? क्या वो रिसोर्स को मैनेज कर पा रहा है? क्या वो अपने इमोशंस को, अपने एंगर को मैनेज कर पा रहा है? मैंने बताया है सुसाइड की रेशियो सबसे ज्यादा किसमें है? पढ़े लिखों में है। डाइवोर्स रेशियो सबसे ज्यादा किसमें है? पढ़े लिखों में है। यार एमएससी किया है बच्चे ने, एक नौजवान ने किया है और उसके पास 16-17 साल की एजुकेशन मौजूद है और वो जॉब ढूंढ रहा है, दादा करे। इससे बड़ा तोहफा तमाशा है। ये है कुल कमाई इस दिए हुए नीड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अगर आपने पर्सनैलिटी बेस्ड एजुकेशन दी होती और आपने खास मुद्दत तक उसे स्ट्रक्चर ना किया होता, जिस तरह हमने तीसरी से लेकर यानी 3 साल 4 साल से लेकर उसे बलूगत तक क्या कर दिया, स्ट्रक्चर कर दिया है, बहुत बड़ी ज्यादती की है, उसे हमने लगे बंदे माहौल में रख दिया है। अगर हमने ना किया होता और हमने निज़ाम तालीम को उसकी वाक़तन फितरी दिलचस्पियों के मुताबिक तरतीब दिया हुआ होता जो कि नबी की सुन्नत है, यकीन मानिए आपको आज भी वो माहिरीन मिलते जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नबियों के क्या होंगे, बनी इस्राएली कौम के किसके बराबर होंगे? वो नबियों के बराबर। ये मसला सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का नहीं है। सरमायादार ने सरमायादाराना तहजीब के खलगले के लिए यहाँ पर निज़ाम तालीम को आज़ाद नहीं छोड़ना था। इसीलिए इस मरूबियत का और इस कॉम्प्लेक्स का शिकार भी मत रहिए कि स्कैंडिनेवियन और ऑस्ट्रेलिया की और फलां की निज़ाम तालीम बहुत अच्छी है। इंसानी फितरी तकाज़ों को पूरे करने वाला निज़ाम तालीम सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने क्या दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसान की फितरत को समझने और फिर इसके लिए कुछ भलाई का काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।